ओके। हाँ, तो आज हम आप अध्ययन कर रहे हैं भारत चीन संबंधों के इतिहास का। भारत और चीन दोनों दुनिया के बहुत ही प्राचीन सभ्यताओं से युक्त जो है देश हैं। और आप देखें कि प्राचीन काल में भी भारत और चीन के बीच में बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं। दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान रहा है। आप देखें मंगोलों के दौर में अगर हम देखें कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म भारत से ही चाइना में पहुंचा है। और इसके अलावा आप देखें कि चीनी यात्रियों ने समय समय पर भारत में बाकायदे यात्राएं की हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में फायान भारत आया, तो वहीं आप देखें हर्षवर्धन के कार्यकाल में ह्वेनसांग भारत आया। और दोनों सभ्यताओं के बीच में काफ़ी अंतर संबंध रहा। याद है मुझे कि उस समय चाइना के जो मंगोल शासक है, उसने महात्मा बुद्ध के दांत को, जो कि श्रीलंका में था, उसको लाने के लिए मार्को पोलो को भेजा। मार्को पोलो वो पहला विदेशी यात्री है जिसने पहली बार भारतीय तट को छुआ था। वो बात अलग है कि भारत की खोज के लिए वास्को डी गामा को क्रेडिट दी जाती है, लेकिन वास्तव में भारत को पहली बार इसके समुद्र तल को स्पर्श करने वाला मार्को पोलो था। तो मार्को पोलो चूंकि भारतीय तट पर रुका, उसके बाद श्रीलंका गया और वहाँ से महात्मा बुद्ध के पवित्र दांत को लेकर के वो पुनः जो है चाइना चला गया। तो यहाँ हम आप देखते हैं कि प्राचीन काल में, हालांकि जैसा हम देखते हैं कि दोनों के संबंध देश की आज़ादी के बाद प्रमोद काल, टकराव और तनाव के काल और संवाद काल के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हीं तीनों स्थितियों की तरह प्राचीन काल में भी संबंध रहे हैं। समय समय पर आप देखें मंगोल आक्रमणकारी इब्न चंगेज खान ने भारत पर हमला किया। वो बात अलग है कि इल्तुतमिश के दौर में वो केवल अपने शत्रु को खोजने के लिए आया था। उसने भारतीय सीमा या भारत में अधिकार करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसकी वजह जो इल्तुतमिश था उसकी सुदूरवर्ती जो दृष्टिकोण था कि उसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां को चैलेंज नहीं किया। अगर चैलेंज कर लेता तो इन दैट केस जो है भारत के बहुत बड़े एरिया पर मंगोलों का उस समय अधिकार हो जाता। बलबन के दौर में भी आप देखें हुडों ने और अनेक जनजातियों ने प्रयास किया चाइना की कि वो भारत पर कब्जा करें, लेकिन आप देखें सल्तनत काल के जो मजबूत शासक थे उन्होंने चाइना को सफल नहीं होने दिया। अब हम आप देखते हैं कि देश की आज़ादी के बाद से इवन आप देखें देश की स्वतंत्रता में भी चीन का बड़ा योगदान रहा। अंग्रेजों से भारत को गुलामी से बाहर करने के लिए उस समय चाइना और अमेरिका ने सार्थक प्रयास किए और ये कहा कि बाकायदे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, जितना जल्दी हो भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तो आप देखें जैसा ये बात भी पंडित नेहरू के भी दिमाग में थी कि भारत को आज़ाद कराने में चीन ने भी समर्थन दिया था। तो इसलिए आप देखें कि 1949 से लेकर 1957 तक ये प्रमोद काल यानी हनीमून पीरियड रहा। दोनों के संबंध बहुत ही सुमधुर रहे। 1949 में, अक्टूबर 1949 में माओ से तुंग ने जब वहाँ पर साम्यवादी क्रांति ला करके और चाइना को साम्यवादी राष्ट्र घोषित कर दिया, तो अमेरिका से लेकर के तमाम देशों ने इसको मान्यता प्रदान नहीं की। लेकिन अमेरिका को दरगुजर करते हुए बाकायदे हमने चीन को मान्यता प्रदान की सबसे पहले। यानी जितने भी साम्यवादी राष्ट्र थे, हालांकि रूस ने मान्यता दे दी, अन्य साम्यवादी राष्ट्रों ने मान्यता दे दी, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्रों में हम पहले राष्ट्र थे जिसने चीन को एज ए साम्यवादी शासक के रूप में हमने उसको मान्यता दी। 29 जून 1954 को दोनों के बीच 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान जो है वो होने लगा।
आप देखें चाओ एन लाई ने भारत भ्रमण किया 1954 में ही। अक्टूबर 1954 में बाकायदे पंडित नेहरू जिन्होंने चाइना विजिट किया, और 1955 में बांडुंग सम्मेलन में पुनः ये दोनों नेता चाओ एन लाई और पंडित नेहरू, बांडुंग सम्मेलन जो कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मेलन था, इस सम्मेलन में मुलाकात हुई, जिस पर बाकायदे चाओ एन लाई ने गोवा के प्रश्न पर भारत का समर्थन दिया कि गोवा वास्तव में भारत के प्राधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत को उसके अपने अधीन ले लेना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखें तिब्बत के प्रश्न पर पंडित नेहरू ने भी समर्थन जो है वो दे दिया चाइना को, जिससे जो तिब्बत है एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र जो है वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। यहाँ पर हम पाते हैं कि ये पंडित नेहरू का एक फॉल्ट था। यहाँ हम देखते हैं कि बाकायदे इतने संबंध मधुर हो गए थे कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दोनों देशों में लगने लगा था और संबंध बहुत ही सुमधुर चल रहे थे कि इसी बीच जब हम दूसरे चरण की ओर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ टकराव और तनाव का काल है। यहाँ 1957 से 1978 तक का ये जो पीरियड है, चीन ने खुद को विश्व सभ्यता का उसका मानना था कि चाइना वो पहला राष्ट्र है जिसने समस्त विश्व को सभ्यता का आईना दिखाया है, और इस आधार पर वो भारत को क्रेडिट नहीं देना चाहता था। नेक्स्ट आप देखें चाइना जैसा कि साम्यवादी राष्ट्र बन गया था। साम्यवादी जो थ्योरी है वो पूरे विश्व को अपने में समेटने की थ्योरी है। वो पूरे, चूंकि जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, है ना, तो समस्त विश्व को वो अपना ही राज्य मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रसारवादी नीति है, हालांकि पूर्व में इतिहास में भी ये देखा गया है कि अपनी प्रसारवादी नीति के अंतर्गत पीछे भी लोग शासन बाकायदे अटैक करते रहे, लेकिन आप देखें साम्यवादी शासन में ये जो प्रसारवादी नीति है ये बराबर आगे बढ़ी। इसके अलावा देखें तिब्बत को चीन ने जिस तरह से हथियाया और भारत ने जिस तरह मूक दर्शक की भूमिका निभाई, ये वास्तव में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आफ्टर ऑल तिब्बत की सभ्यता हमारी सभ्यता से बहुत मेल खाती थी, और प्राचीन काल में ही नहीं बाकायदे ब्रिटिश पीरियड में तिब्बत पर हमारा नियंत्रण था, और एक नियंत्रित प्रदेश और देश को बाकायदे चाइना के हाथों में सौंपना और वहाँ पंडित नेहरू का मौन धारण करना ये उचित नहीं था। अब आप देखें टकराव की शुरुआत होती है कि दलाई लामा तिब्बत को छोड़कर भारत आ गए अपने 8 साथियों को लेकर, और यहाँ आप देखें कि भारत ने उनको शरण दे दी। चाइना ने कहा कि ये तो बहुत ही शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है कि दलाई लामा हमारा शत्रु है, वो हमारी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है और भारत उसको शरण दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ही बढ़ने लगा। नेक्स्ट आप देखें सीमा विवाद। अब सीमा विवाद भी राइज होने लगा। चाइना ने कहा कि जो मैकमोहन रेखा है, जो कि ब्रिटिश पीरियड में ये रेखा बनाई गई थी, है ना, अंग्रेजों ने बनाई थी, तो चाइना ने कहा कि हम इस मैकमोहन रेखा को दोनों के बीच में नियंत्रण रेखा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, चूंकि हमारी सीमा जो है आपके बहुत अंदर तक है। कई आपके लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ये पूर्व में हमारे ही देश में थे, इसलिए इन्हें हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा आप देखें अक्टूबर 1962 में, अब यहाँ ये देखना है कि पंडित नेहरू का कद जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रसार पा रहा था, भारत की डुगडुगी बज रही थी, चाइना को ये बात हजम नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि हम ही सभ्यता के केंद्र हैं, विश्व सभ्यता हमारे यहाँ से गई, कागज का आविष्कार हमने पहले किया और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने दुनिया को दी हैं, और यहाँ पंडित नेहरू अपनी राजनीति जो है बराबर चमका लें। गुटनिरपेक्ष नीति से लेकर दुनिया के तमाम विकासशील विकसित राष्ट्रों को भारत ने जिस तरह अपनी लीडरशिप में लिया, ये बात चाइना को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। सीमा विवाद भी चल रहा था, दलाई लामा को भी भारत ने शरण दे दी थी। तो ऐसी कंडीशन में अक्टूबर 1962 में चाइना ने विधिवत अपनी फौज के साथ अटैक कर दिया। पंडित नेहरू
केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक विश्व नेता के रूप में अपनी राजनीति चमकाने में व्यस्त थे। उन्होंने सीमाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सेना को आधुनिक शस्त्रों से लैस नहीं किया गया। वहीं चाइना लॉन्ग पीरियड से ये तैयारी कर रहा था बाकायदा। इधर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया जा रहा था और उधर वो आपको के एरिए को हथियाने के लिए प्रयास कर रहा था। दूसरा, उसे आपका ये जो बहुत बड़ा नेतागिरी वाला जो एक पॉइंट है, इसकी भी हवा निकालना उसका उद्देश्य था। तो इसलिए आप देखें कि अक्टूबर 1962 में गलवान घाटी और सियाचिन एरिए में युद्ध हुआ और उसने बाकायदे सियाचिन के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और इसके अंतर्गत अराउंड जो है जो कितना एरिया है जो इस समय भी उसके कंट्रोल में है, 37,000 वर्ग किलोमीटर एरिए पर उसने कब्जा कर लिया। हमारे सैनिकों ने बहुत बहादुरी से 1962 के युद्ध को पेश किया। इवन गोला बारूद खत्म हो गया। उस समय हमारे सैनिक बाकायदे बंदूक को एज ए लाठी के रूप में यूज करके लड़े, बहादुरी से लड़े और आप देखें कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारा नुकसान हुआ। लेकिन ये देखा जाएगा कि इस दौर में 1962 के युद्ध के समय रसिया ने ये कहते हुए हमसे किनारा कर लिया कि चाइना भी साम्यवादी राष्ट्र है और हम भी साम्यवादी देश हैं, तो ऐसी कंडीशन में और आप हमारे मित्र हैं तो ना तो हम भाई का साथ देंगे ना मित्र का। तो उसने हमारी कोई सहायता नहीं की। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने बाकायदे गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र ये सारे हमारे देश में भेजे और ऐसी कंडीशन में देर हो चुकी थी, क्योंकि हमारी जो एयर पहुंच थी वो भी बहुत कमज़ोर थी सियाचिन तक। तो जाहिर है वो बढ़त लिए हुए था। तिब्बत को जो हमने गंवा दिया था ये सबसे बड़ा लॉस था। तिब्बत से भारत की सीमा बहुत नज़दीक पड़ जाती है, तो इसलिए वहाँ पर उसने बाकायदे अपनी जो है चौकियाँ बना करके बढ़त ले ली थी। तो आप देखें यहाँ हम ये भी देखते हैं कि 1962 के युद्ध में जो पाकिस्तान है उसने बाकायदे चीन के युद्ध को औचित्यपूर्ण ठहराया और कहा कि भाई वो चीन का ही क्षेत्र था जहाँ पर उसने अटैक किया है और वो अपनी पुरानी भूमि को वापस लेना चाहता है। केवल यही नहीं, उसने पूरे विश्व मीडिया में भी ये प्रचारित करने का प्रयास किया कि चाइना का स्टैंड सही है और भारत यहाँ पर रॉन्ग है, जबकि हमारे एरिए पर उसने अटैक किया था। इसकी वजह ये थी कि कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को लगा कि इस समय हम चाइना के नज़दीक पहुंच जाएंगे, तो उसने इस रणनीति या स्ट्रेटजी को अपनाया। फिर आप देखते हैं कि बाकायदे दोनों राष्ट्रों के बीच पुनः संवाद काल शुरू हुआ, जो कि 1978 से जनता पार्टी जो है सत्ता में आई। तो 1978 से 1983 तक दोनों के बीच में बाकायदे संवाद काल चला। भारत में जैसे ही जनता पार्टी का शासन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने चाइना विजिट किया और आप देखें 1975 में एक टेबल टेनिस का आयोजन कलकत्ता में किया गया, जिससे आप देखें दोनों देश के खिलाड़ी नजदीक आए। 1978 में एक व्यापारिक संधि की गई और आप देखें संधि का सुपरिणाम ये रहा कि करीबन 1 करोड़ और 20 लाख के आसपास दोनों में आदान प्रदान हुआ, आयात एवं निर्यात हुआ। 1980 में आप देखें चाइना ने ये स्टैंड रखा कि अगर भारत 37,000 वर्ग किलोमीटर सियाचिन का एरिया अगर हमें देने के लिए सहमत हो जाए तो ऐसी कंडीशन में हम जो है जो मैकमोहन रेखा है उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जाहिर है हम क्यों इस बात पर एग्री कर जाते, तो इसको लेकर के आप देखें विवाद आगे बढ़ा। वहीं आप देखते हैं कि चाइना ने अपने मैप में अरुणाचल और सिक्किम को दिखाया, ये कहा कि ये हमारे पुराने प्रांत हैं। लद्दाख को भी उसने बाद में शामिल किया और बाकायदे लद्दाख के बहुत बड़े एरिए पर वो बराबर आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार यहाँ थोड़ा न्यूट्रल रोल जो है प्ले कर रही है। हमें भी उसी तरह चौकसी बढ़ाना चाहिए और सैनिकों की आपूर्ति जो है लद्दाख में बढ़ाना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि लद्दाख का जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया वो चाइना के कैप्चरिंग में आ जाएगा।
नेक्स्ट आप देखें 1988 में राजीव गांधी ने अपने नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी की रणनीति से अलग हटते हुए बाकायदे इन्होंने कहा कि चाइना एक विशाल देश है, विशाल आबादी वाला देश है और राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है कि हम चाइना के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाएं। राजीव गांधी ने 1988 में चाइना का दौरा किया। उसके बाद आप देखें 1991 में ली फंग जो कि प्रधानमंत्री थे चाइना के, वो भारत आए और आप देखें कि मोदी काल में पुनः जो है सैनिकों की भिड़ंत हुई है, जिसमें ऐसा माना जा रहा है, कांग्रेस का ये मानना है कि सरकार का स्टैंड सही नहीं, सरकार बहुत सारी बातें छिपा रही है। आज यहाँ हम देखते हैं कि जो गलवान घाटी में जो मुठभेड़ हुई थी, पहली मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे सैनिकों ने बहादुरी से चीन के सैनिकों को पीछे ढकेल दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद पुनः मुठभेड़ हुई। अब चाइना ने बाकायदे व्यवस्थित तैयारी कर ली थी वहाँ के सैनिकों ने, उन्होंने अपनी जो लाठी और डंडे थे उनमें बड़ी बड़ी कीलें लगवा दी थी, जिससे जब मुठभेड़ हो, चूँकि गोली नहीं चला सकते हैं, समझौता है, तो एक दूसरे पर फायर नहीं करेंगे, तो उन्होंने बाकायदे इस तरह की लाठियों का प्रयोग किया जिसमें चारों तरफ बड़ी कटीली जो है कीलें गड़ी हुई थी, और फिर भारतीय सैनिकों का बड़े हताहत हुए। और ऐसा गलवान घाटी का जो एरिया है, इधर आप देखें ऊंचे पहाड़, नीचे घाटी है ना, पानी वगैरह भी भरा हुआ, और सक्रिय एरिए में उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में, हालांकि यहाँ भी सरकार ने इन तथ्यों को छुपाया कि कितने सैनिक हताहत हुए। बाद में किसी तरह लीकेज हुआ तो पता लगा बिग लॉस हुआ है, और चूंकि हमारे सैनिक वैसे ही धक्का लगाते रहे हाथों से, और उन्होंने वो कील वाले डंडों का इस्तेमाल किया, जिससे बहुतायत जो है सैनिक जो है मारे गए। तो इस तरह से आप देखें कि भारत और जो चीन के संबंध हैं, जाहिर है दोनों विशाल सभ्यताएं हैं, दोनों विशाल देश हैं, और एशिया की राजनीति में चीन का और भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे में दोनों बढ़त लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वास्तव में चाइना और भारत मिलकर के प्रयास करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो अमेरिका और यूरोप जो विश्व में शक्ति का केंद्र बने हुए हैं, अगर दोनों देश मिलजुल करके वर्क करें तो ऐसी कंडीशन में आगामी सदी और वर्तमान सदी वो भारत और चाइना की हो सकती है, इवन एशिया की हो सकती है। लेकिन हम ये पाते हैं कि जैसा कि सीमा वगैरह को लेकर तनाव है, इसमें ईमानदारी से प्रयास किया जाए। अगर थोड़ा बहुत क्षेत्र, जैसे कि ये अगर जो 37,000 वाला जो एरिया है, ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ एरिया है, फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, और वहाँ कुछ खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती है, तो अगर उसको लेकर के शेष लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तो हमारे कब्जे में है ही, सिक्किम भी हमारे कब्जे में है, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता अगर हम निकाल सकें और एक परमानेंट आम सहमति बन जाए अगर दोनों में, तो हम, अभी पीछे विवाद हुआ था कि चाइना एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क बना रहा है, और वो सड़क बाकायदे सिक्किम और इसके अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक से ही गुजरती है। मोदी गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी, सैनिक भिड़ंत हुई, और आफ्टर ऑल उसने वहाँ पर अपना प्रोजेक्ट बंद करके, और फिर कराकोरम होते हुए पाकिस्तान ने जो चाइना को एक बड़ा एरिया अपना हैंडओवर कर दिया है। एक तो पाक अधिकृत कश्मीर का एरिया दे रखा है और कराकोरम रोड भी दे रखा है, तो इसको लेकर के उसने शेष विश्व यूरोप से जुड़ने के लिए चाइना ने बाकायदे वहाँ से फिर रोड बनाया। तो यहाँ हम आपको देखना है कि संबंध तनावपूर्ण है, लेकिन अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए, दूसरा ये भी देखा जाए कि अगर हम चाइना की कंपनियों को भारत में काम करने का अवसर देते हैं तो उसी समान मात्रा में चाइना भी हमारी कंपनियों को अवसर प्रदान करे, जिससे विश्व व्यापार जो है वो बैलेंस हो सके। ऐसा ना हो कि दोनों देशों के बीच में जो अभी जो मोदी जी ने जो रोक लगाई, मोदी गवर्नमेंट ने जो रोक लगाई है, उसमें चाइना काफ़ी कुछ बढ़त लिए हुए था, तो इन दैट केस, लेकिन उसी को लेकर के टेंशन बढ़ गया। तो यहाँ हमें बैलेंस बनाना है,
चीनी प्रोडक्ट रोक दिए गए, है ना, कि चीन के प्रोडक्ट जो है भारत की कंपनियां नहीं मंगाएंगी। तो इन दैट केस जो है इसमें थोड़ा, चूंकि अगर हम किसी पर प्रतिबंध लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन में जो WTO के साइन के तहत हमें बाकायदे दुनिया के तमाम देशों की वस्तुओं का स्वागत करना है, क्योंकि अगर हम स्वागत नहीं करेंगे तो हमारी वस्तुओं का दूसरे देश भी स्वागत नहीं करेंगे। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि ये जो भारत चीन संबंध है ये बराबर संवाद, टकराव और हनीमून पीरियड पर चलते रहते हैं, लेकिन इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये भारत के और चाइना के जो रणनीतिकार हैं इनकी सूझबूझ के तहत ही इसका समाधान निकल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो